हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया। और आज हम 11th क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर सेकंड के डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर सेकंड का ब्रीफली इंट्रोडक्शन है वो किया था, जिसमें अलग अलग जो भौगोलिक संरचनाएं हैं या भारत में जितने भी भौतिक स्वरूप हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं उनका डायग्राम बनाकर है वो आपको समझाया था। अब हम उसके बारे में डिटेल से है वो पढ़ते हैं। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि भारत में कौन कौन से जो भौतिक संरचना या भू आकृति है वो पाई जाती है, जिसमें पहला था कि उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। उसके बाद भारत के उत्तरी मैदान थे, थार मरुस्थल था, तटीय मैदान, द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय पठार। इस तरह से क्या है जो मेजर जो भौतिक स्वरूप है भारत के वो थे। अब उसके बारे में डिटेल में हम जो पहला है उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला। तो लास्ट में आपको याद होगा कि उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है तो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो मेनली उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है वो क्या है, भारत के जो पहाड़ी पर्वत हैं उनमें इनका क्या है विस्तार है वो पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और साथ ही साथ है जो उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसमें अरुणाचल के साथ असम, असम के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। इन क्षेत्रों में है जो उत्तर पूर्वी या उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है वो उसका विस्तार है। तो पहला हम आगे डिटेल में शुरू करते हैं। पहला है हमारा कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय कश्मीर हिमालय भारत के जो मोस्टली जो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें विस्तृत है, जिसके अंदर बहुत सारी पर्वत श्रेणी है वो पाई जाती है। और जो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जो हिमालय पर्वत है उसके 3 भाग है वो पाए जाते हैं ऊंचाई के हिसाब से। एक तो है वृत्त हिमालय, फिर है मध्य हिमालय और फिर है शिवालिक। वृत्त हिमालय जो चाइना के बॉर्डर के साथ लगता हुआ और जो बिल्कुल उत्तरी दिशा में ये वाला जो यहाँ इसका विस्तार मैंने यहाँ से भारत में बना रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आरक के रूप में। फिर है मध्य हिमालय और फिर है शिवालिक। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक कौन सा क्षेत्र है जो मैदानों के साथ लगता हुआ क्षेत्र है ना, मतलब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान के साथ लगता हुआ शिवालिक। शिवालिक के बाद फिर आएगा मध्य हिमालय और फिर आएगा वृत्त हिमालय। और जैसे जैसे हम शिवालिक से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो हिमालय पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें था। और इसका विस्तार है जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में बताया था, बता देता हूँ। इसका विस्तार है जो जो मुख्य हिमालय है, जो मेजर है, जिसकी जो लंबाई है करीबन वो 2500 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, यानी 2500 किलोमीटर के लगभग है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी है वो चौड़ाई है वो पाई जाती है। और ये एक बैरियल के रूप में या बैरियर के रूप में एक बाधा के रूप में क्या है फैला हुआ है, जो भारत और चीन के बीच में और नेपाल के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे है इसमें कश्मीरी हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय, जिसके अंदर बहुत सारी जो पर्वतीय श्रेणियां हैं वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक पाई जाती है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जो पीओके में पाई जाती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत में यही माना जाता है। जो केटू गोडविनोस्टिक है या जिसको केटू शिखर बोलते हैं वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम श्रेणी में पाई जाती है। तो ये जो श्रेणियां हैं जो यहाँ पाई जाती है उनको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ये भारत के बिल्कुल उत्तरी भाग में पाई जाती है। फिर आती है दूसरी जो श्रेणियां हैं जिनको बोलते हैं लद्दाख श्रेणी। ये पर्वत है इनके यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद है
जास्कर, और यहाँ है पीर पंजाल श्रेणियाँ। पीर पंजाल श्रेणियाँ, ये 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में पाई जाती है। किसका भाग है? कश्मीर हिमालय का। ठीक है, और इनकी दिशा क्या है? इनकी दिशा है ये इस तरह से, जैसे मैंने बनाई हुई है, इस तरह से इनकी दिशा वो पाई जाती है। अब बात करते हैं इनमें जो नदियों की। इस जो लद्दाख जो कश्मीर हिमालय है, इसके अंदर जो उत्तरी पूर्वी हिमालय है, इसके अंदर मुख्य जो नदी है वो है सिंधु नदी, जो यहाँ से बहती हुई क्या है, इसके बिल्कुल जो वृत्त हिमालय काराकोरम श्रेणी है, यहाँ से बहते हुए फिर पीओ की जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में से बहते हुए फिर पाकिस्तान में जाकर के यहाँ अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके बाद है दूसरी यहाँ की जो मेन रिवर है वो है झेलम, जो कश्मीर हिमालय की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। झेलम नदी है, वो भी कश्मीर हिमालय से निकलती है, जो श्रीनगर में क्या है एक ब्यूटीफुल सीनरी है, उसका निर्माण करती है, जिसको जो विसर्प करती हुई क्या आड़ी टेढ़ी चलती हुई वो वहाँ से गुजरती है। ठीक है, और वहाँ पर एक लेक है बहुत फेमस है, जो कश्मीर हिमालय की जैसे डल है, वुलर लेक है, वो पाई जाती है, जो पर्यटन का भी एक मुख्य केंद्र है। इसके अलावा यहाँ 2 जो खारे पानी की भी झीलें हैं, जिसमें एक पगोंग सो जो झील है, और दूसरी है मुगेरेरी। ठीक है, ये 2 जो खारे पानी की झीलें हैं यहाँ पाई जाती है। ठीक है, और पर्यटन के लिए ये बहुत फेमस है। इसके बाद है यहाँ जो करेवा है, जो कश्मीर में करेवा एक करेवा क्षेत्र है। ठीक है, करेवा जो क्षेत्र है वहाँ पर जाफरान की खेती है वो की जाती है, तो करेवा उसमें बॉक्स में भी लिख रखा है। करेवा एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या जाफरान की खेती की जाती है, जो बहुत फेमस है, जो कश्मीर घाटी का एक भाग है। और कश्मीर घाटी क्या है, जिसकी उसमें चौड़ाई लिख रखा है बहुत चौड़ाई नहीं लिख रखा है सॉरी, और कश्मीर घाटी अवस्थित है, जो बहुत क्या एक ब्यूटीफुल सिनेरियो वहाँ बनाती है। ठीक है, इसके अलावा आगे जिसमें दर्रे हैं, जिसमें जोरजिल्ला है जो मुख्यतः जोरजिल्ला है वो वृत्त हिमालय का पार्ट है। फिर पीर पंजाल के अंदर बनियाल दर्रा है, जास्कर में पोटुला दर्रा, और लद्दाख श्रेणी में खारदुल्ला दर्रे हैं वो पाए जाते हैं। पर्यटन स्थलों में आपने देखे होंगे, जैसे आप कभी गए भी होंगे या आपने गए नहीं तो सुना भी होगा कि यहाँ कश्मीर हिमालय में मुख्य जो पर्यटन स्थल है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, जिसमें अमरनाथ गुफा और जो वैष्णो देवी है, वो भी इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है। ठीक है, और 2 जो दर्रे हैं, जिसमें जोरजिल्ला है, बनियाल है, और इसके अलावा खारदुंगला दर्रे हैं, यहाँ पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे जैसे पहाड़ी के बीच के जो भाग होते हैं उनको दर्रे बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई माउंटेन पीक है, ये है और ये है, इनके बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? दर्रे होते हैं, पासेज, जिनसे क्या है जो रोड है या जो आवागमन है वो होता है। ठीक है, तो दर्रे इनको बोलते हैं। इसके बाद सोमुरीरी झील और जो पगासो खारे पानी की झीलें हैं जो यहाँ से गुजरती है। राजधानी श्रीनगर है जो कश्मीर का, उसमें झेलम नदी के किनारे पर स्थित है, जो एक मुख्य पर्यटन स्थल है वहाँ का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डल झील जो श्रीनगर में पाई जाती है, वो यहाँ एक इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमिना है, जिसको देखने के लिए बहुत लोग वहाँ स्पेशली जाते हैं। और वहाँ पर नदी वैसे तो एक जो विसर्पित नदी है, यानी झेलम नदी जब बहती है वहाँ श्रीनगर में जो डल झील है, तो वहाँ क्या है इस तरह से बहती है। झेलम नदी क्या है विसर्पित बहती है, और ये कहाँ युवावस्था में बहती है। युवावस्था यानी नदी है
नदी जब युवावस्था में होती है तब ये वहाँ क्या है, एक विसर्प के रूप में बहती है। विसर्प यानी अनडिटेड, या आप कह सकते हो एक सांप की तरह वो बहती है। पर एक्चुअल में अगर देखें तो नदी है विसर्पित होकर, मतलब अनडिटेड ये कब चलेगी वो, ठीक है, कब चलेगी, जब नदी प्रौढ़ अवस्था में होगी। प्रौढ़ अवस्था यानी 3 अवस्थाएं होती है नदियों की, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, ठीक है। या आप मान सकते हो कि नदी है जब शुरू में हिमालय पर्वत की जो कश्मीर हिमालय है वहां पर क्या है, युवावस्था में आ जाती है, तो ये एक वहां का नेचुरल अलग तरह का फिनोमेना है, वो पाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को क्या आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ दून है, वो भी पाए जाते हैं, जिसमें पठान दून है और कोटला दून है, दो यहाँ के मुख्य दून है। जो क्या है, दून क्या होता है, जैसे कोई माउंटेन एरिया है, जैसे उसकी जो विस्तार है वो इस तरह से है, तो उनके बीच में अगर पार्ट है वो पाया जाता है, यानी उनके अंदर से रास्ता पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दून पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पठान दून और कोटला दून है कश्मीरी हिमालय में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसमें याद क्या रखेंगे, करेवा, ठीक है। यहाँ नदियाँ कौन सी बहती है बता दिए मैंने, झेलम और सिंधु यहाँ की मुख्य नदी। इसके अलावा एक मैं बताना भूल गया आपको, हिम नदी, यहाँ 2 नदियाँ हिम नदियाँ बहती है, बाल्टोरो और सियाचिन। बाल्टोरो और सियाचिन यहाँ की मुख्य हिम नदियाँ हैं जो पीओके में है, और ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी बर्फ की नदियाँ है वो पाई जाती है। हिम नदी है, नदियाँ हैं और झीलें हैं, झीलें डल और बुल्लर होगी, ठीक है, डल बुल्लर झीलें यहाँ पाई जाती है। और जो श्रीनगर है वो डल झील के किनारे पे, झेलम नदी के किनारे पे, वहाँ पर इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे देखते हैं। दूसरा है जो आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें आता है हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल हिमालय और उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये जो पार्ट है यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय स्थित है, ठीक है। इन क्षेत्रों की विशेषता क्या है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय भारत के जो हिमाचल और उत्तराखंड जो क्षेत्र है उनमें विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य जो नदियां हैं उनका जो क्षेत्र है, जो रावी से लेकर, रावी जो नदी है वो जो पास होती है वहां से लेकर जो घाघरा नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है घाघरा, उस तक ये क्षेत्र है वो फैला हुआ है। यहाँ घाघरा नदी है वहां से लेकर, और जो रावी नदी है उससे लेकर फैला हुआ है। फिर इनके बीच में आती है, जैसे उत्तर की बात करेंगे आप तो रावी है, उसके बाद में सतलुज है, व्यास है, फिर यमुना है, यमुना के बाद गंगा, और घाघरा जो गंगा की साइड होती है। इन क्षेत्रों में क्या इसका विस्तार पाया जाता है। तो नदियां हैं वो मैंने बता दी आपको, ठीक है, जिसमें व्यास से जो घाघरा नदी है वहां तक इसका विस्तार है वो पाया जाता है, ठीक है। इन नदियों तक इसका क्या विस्तार है वो पाया जाता है, जो भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मेनली पाया जाता है। और ये सिंधु गंगा नदी तंत्र का मिक्स रूप है, यानी उनके मिक्स रूप से जुड़े हुए, ठीक है। आगे है इसमें कि इसमें बहुत सारे ठंडे क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें लद्दाख आ जाता है, और इसके बाद लाहौल स्पीति आपने सुने होंगे। एक होता है ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। तो लद्दाख जो क्षेत्र है वो ठंडा मरुस्थल, और जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है वो क्या है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो इनकी क्या है खास विशेषता है, ठीक है। ठंडे मरुस्थल यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। लद्दाख का ठंडा मरुस्थल और लाहौल स्पीति बहुत फेमस
टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। लाहौल स्पीति यहाँ ठंडे मरुस्थल है, वो पाए जाते हैं, जो इनकी यहाँ की एक खास विशेषता है। इसके अलावा यहाँ जो इसका जो विस्तार है वो मुख्य, इसमें तीनों पर्वत श्रेणी आती है। गिरित हिमालय जो मैंने लास्ट में बताया था, मध्य हिमालय और जो शिवालिक क्षेत्र है, इसमें तीनों ही सम्मिलित है। क्योंकि हम इसका पैरेलल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम इसका रीजनल डिवीजन पढ़ रहे हैं, मतलब प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं इसका। इसके बाद यहाँ अंग्रेजों ने अपने अपने मनोरंजन के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल या प्रशासनिक केंद्र भी बनाए थे, जिसमें आपने सुना होगा मंसूरी है, अल्मोड़ा है, ठीक है। और ये क्षेत्र है यहाँ हिमालय उत्तराखंड हिमालय में पाए जाते हैं। और जैसे क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी है, जो हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी 2 जगह बनाई जैसे, और ताकि क्या वो वहाँ इजिली देहरादून हो गया, ठीक है। इन क्षेत्रों में शिमला भी है, ठीक है। इन क्षेत्रों में क्या है, उन्होंने क्या अपने प्रशासनिक और जो पर्यटन जो मनोरंजन के लिए क्या है क्षेत्र है वो बना लिए थे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो पर्यटन और मनोरंजन केंद्र, पर्यटन और मनोरंजन केंद्र है वो इन्होंने यहाँ बनाए थे। मंसूरी है, नैनीताल है, मंसूरी, नैनीताल, मंसूरी, नैनीताल आदि क्या है, इन्होंने पर्यटन स्थल है वो क्या है बनाए थे, ताकि वो क्या अपने प्रशासनिक कार्य कर सके। धर्मशाला है, अल्मोड़ा है, रानीखेत अन्य है, ये भी क्या पर्यटन स्थल इन्होंने विकसित है वो किए थे। आगे इसके बाद है यहाँ पर बहुत सारे दून पाए जाते हैं। दून क्षेत्र मैंने बता दिए थे, वो क्षेत्र होते हैं जो किसी उसके पैरेलल में होते हैं, मतलब कि अगर माउंटेन एरिया है तो उसके क्या समकोण पे क्या वो पाए जाते हैं। तो ये दून है वो पाए जाते हैं, जिसमें कालका शिमला क्षेत्र हो गया, ठीक। आगे देहरादून है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है, 2 मेनली यहाँ दून है वो पाए जाते हैं। दून कौन कौन से पाए जाते हैं, जो कालका शिमला पार्ट का, कालका शिमला दून, फिर उसके बाद देहरादून भी इसी का वर्ड है, देहरादून यहाँ पाए जाते हैं। दून है यहाँ पाए जाते हैं। दून का मैंने बता दिया आपको दून होते क्या है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कई जो जनजातियां हैं वो पाई जाती है, जिनमें भोटिया मेनली है। भोटिया एक खानाबदोश जनजाति है जो जो क्या करती है, ऋतु परिवर्तन के हिसाब से क्या है वहां पर माइग्रेशन करती है, जिसको बुग्याल कहा जाता है। जनजाति है यहाँ की भोटिया, भोटिया जनजाति है यहाँ पाई जाती है। किस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय में पाई जाती है। वो क्या करती है, वो ऋतु के हिसाब से क्या है यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, मतलब इस एरिया से क्या है वो यात्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ उत्तर से दक्षिण क्या है वो यात्रा करते हैं। अब यात्रा क्यों करेंगे, क्योंकि जब भोटिया जनजाति है वहाँ बुग्याल नाम लिखा उसमें ना, बुग्याल, बुग्याल क्या है, घास का मैदान है, घास मैदान, घास का मैदान है। तो जब गर्मियां होती है तो इस क्षेत्र में क्या घास है वो घास उगती है, तो ये क्या करते हैं इस तरफ प्रवास करते हैं यहाँ अपने जानवरों को लेकर, ताकि क्या उनका पेट भर सके और अपना काम है वो कर सके, या अपनी जो अर्थव्यवस्था उनकी उस तरह से चला सके। और जब सर्दियां होती है तो आपको पता हुआ यहाँ पर टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो इसलिए वापस है जब सर्दी आती है तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से क्या भोटिया जनजाति के लोग हैं वो इन बुग्याल यानी घास के मैदानों में क्या है जब ऋतु परिवर्तन के हिसाब से यहाँ प्रवास है वो करते हैं, अपने पशुओं को चराते हैं, ऊपर से नीचे क्या लेकर है वो आते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ जो मेनली जो फ्लावर वैली है, फूलों की घाटी है, मेन पर्यटन स्थल है, मुख्य पर्यटन स्थल है। और इसके अलावा मैंने यहाँ मंसूरी और नैनीताल भी आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा हमारा सिक्किम तथा दार्जिलिंग हिमालय। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय ये क्षेत्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत
इसका विस्तार जैसे आप यहाँ पर पर्वत चोटी है, भारत की एक पर्वत चोटी है जो केटू गोडविनोस्की है, यहाँ पाई जाती है। ये केटू भारत की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। और जो दूसरे नंबर पे आती है वो है कंचनजंगा, वो यहाँ है कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वतमाला भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है। ये एक बहुत फेमस पर्यटन स्थल है, भारत से ये दुनिया से भी बहुत सारे पर्यटक है वो इस क्षेत्र में घूमने के लिए है वो ट्रैवल करते हैं। और यहाँ पर जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, वो है तीस्ता। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक मेन इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। तीस्ता नदी कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है वहां से निकलती है और बिल्कुल मिडिल में से गंगटोक होती हुई क्या है, दार्जिलिंग होती हुई है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में क्या है मिल जाती है। तो तीस्ता नदी यहाँ की क्या है मेन इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। नदी हो गया, उसके अलावा यहाँ जो पर्यटन स्थल है जिसमें गंगटोक है, गंगटोक जो सिक्किम का पूरा पार्ट है, और इसके अलावा दार्जिलिंग है। और यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए यहाँ चाय के बागान लगाए थे जो आज भी लगे हुए हैं। और जो टी प्रोडक्शन होता है दार्जिलिंग में और गंगटोक में, सिक्किम की कैपिटल है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जब रेनफॉल हैवी होता है, बारिश भी तेज होती है। इसके अलावा वहाँ की जो ढलान है, स्लोप है, वो भी इतनी अच्छे तरीके से बनी हुई है जिस पे क्या जो चाय की जो खेती है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। क्योंकि चाय की खेती के लिए क्या चाहिए, रेगुलर है वो बारिश होनी चाहिए, और साथ के साथ क्या है ढलान में जो तापमान है वो क्या है उस तरह से नियंत्रित होना चाहिए। और इसके अलावा ढलान है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ना तो बिल्कुल स्टीप स्लोप होनी चाहिए, ना बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो वहाँ पर ढलान भी बहुत अच्छी, इसलिए क्या अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर चाय के जो बागान है वो लगाई है। और दार्जिलिंग की चाय है वो बहुत फेमस है, ठीक है। इसके आगे यहाँ जो जनजाति है वो लिखी हुई है, जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ लेप्चा है जनजाति है, मुख्य रूप से पाई जाती है। और यहाँ की जनसंख्या है वो 3 तरह की पाई जाती है। यानी अगर इस एरिया की बात करें, यहाँ पर जो लोग हैं जनजातियां हैं, वैसे तो लेप्चा जनजातियां पाई जाती है। यहाँ के जो लोग हैं वो जो बंगाली, नेपाली है और सिक्किम, 3 जो मिक्स रूप से क्या है पाए जाते हैं। तीनों जो कल्चर के लोग हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तीनों समुदाय के लोग हैं, बंगाली, नेपाली और सिक्किम के लोग हैं, यहाँ पर मिक्स रूप से क्या आपस में क्या रहते हैं। और यहाँ पर मध्यम ढलान है जिससे क्या है यहाँ अच्छे से खेती है वो की जाती है। और अपने अच्छे जो पर्यटन स्थल और अच्छे ढलान और वनस्पति होने के कारण ये भारतीय निवेशों का एक मुख्य पर्यटन स्थल है, ठीक है। इसके बाद चौथा हमारा अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय अरुणाचल हिमालय उसका विस्तार है वो अरुणाचल, मोस्टली जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर स्थित है, जहां जिसका विस्तार है ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आसपास के क्षेत्र है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ, इसके मिडल में से पास यहाँ से होती हुई है यहाँ आती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र है। और यहाँ पर टेम्परेचर है वो बहुत कम है और हिली, पूरा हिली एरिया है। और इसमें तीनों जो पार्ट है जैसे घृत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का क्षेत्र है वो विस्तृत है पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं जिसमें नामचा बरवा है और एक है कांगतू, कांगतू और नामचा बरवा मुख्य पर्वत चोटी है। और यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी है, कांगतू और नामचा बरवा यहाँ की 2 मुख्य पर्वत चोटी है, कांगतू और नामचा बरवा मुख्य पर्वत चोटियां। सिक्किम की कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है। यहाँ कामेट है, यहाँ काराकोरम है, सॉरी केटू गोंडविनोस्की है। नामचा बरवा और
कामचू पर्वत चोटियां पाई जाती है। और यहाँ की जो मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ विस्तृत है। और इसकी जो सहायक नदी है जिसमें दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां यही है जो इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग से क्या मिलती है। और जब अरुणाचल जो हिमालय है वहां जब ये भारत के अरुणाचल हिमालय में क्या चाइना की तरफ से प्रवेश करती है तो बहुत बड़े गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज क्या होता है, गोर्ज में और वैली में फर्क बता देता हूँ आज आपको। जैसे और पास भी जैसे सभी चीजें क्या आपस में जुड़ी हुई है। ये तो इसको वी शेप वैली या इसको वी आकार की घाटी भी कहते हैं, वी आकार की घाटी, इसको क्या बोलेंगे, वी आकार की घाटी, क्योंकि इसका साइज है क्या वी जैसा है। ठीक है, तो ये वी आकार की घाटी होगी। इसके अलावा और घाटी किसको बोलेंगे, दो पर्वत मैदानों के बीच में जो क्षेत्र थोड़ा समतल होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है जो समतल होता है इसको क्या बोलते हैं, घाटी। और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लोग है वो यहाँ पर्वतों पे नहीं रहते, वो क्या है घाटियों में रहते हैं। ठीक है, घाटियों में क्या है उनका निवास स्थान है, जो घर है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिए। और गोर्ज क्या है, गोर्ज का मतलब होता है, गोर्ज बी से क्या थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत होता है कि जैसे पहाड़ी एरिया ये उसमें विस्तार इस तरह, इसको क्या बोलेंगे, गोर्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी है जब अरुणाचल हिमालय से यानी यहाँ से बहती हुई, यहाँ से आती है जब बहती हुई, तो जब अरुणाचल हिमालय में एंट्री करती है यहाँ, तो वहां पर क्या करती है, ये गोर्ज का निर्माण करती है। और ये इस तरह से बहती हुई क्या फिर बांग्लादेश में होती है, बांग्लादेश में से होती हुई अरब सागर में क्या है अपना पानी है वो गिरा देती है। इसके अलावा यहाँ क्योंकि ये नदी क्या है आपको पता होगा, जितनी भी मैंने नदियां बताई है वो सभी के सभी बारहमासी है। बारहमासी क्यों है, मतलब सारे साल ऐसे इनमें पानी बहता रहता है, क्योंकि ये बारिश के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। इनको पानी है वो किन से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, या जो बर्फ यहाँ जमी हुई है उनसे क्या इनको रेगुलरली पानी मिलता रहता है। तो सिंधु नदी है, चाहे वो झेलम हो, चाहे सतलुज हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे तिस्ता हो, इन सबको क्या बारहमासी नदी है जिनको पानी है वो ग्लेशियर के पिघलने से मिलता है। और यहाँ पानी है वो सारा साल क्या है बहता रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जनजातियों के नाम लिखे हुए जिनमें है मोनपा है, अबोर है, मिसमी है, मोनपा, अबोर, मिसमी, ये जनजातियां यहाँ क्या पाई जाती है। ये जनजातियां अरुणाचल जो हिमालय है वहां पर पाई जाती है। एक निसी भी है, निसी जनजातियां यहाँ पाई जाती है, जो इस एरिया में मेनली क्या है सेटल्ड जो रहती है। और ये करते क्या है, ये लोग मेनली जूमिंग कृषि करते हैं, जूमिंग खेती है वो करते हैं यहाँ पर। जूमिंग खेती क्या होता है, जूमिंग खेती होता है कि किसी एक पर्टिकुलर कोई एरिया मान लीजिए जंगल में, उसको किसी एक एरिया को क्या कर लिया, साफ कर लिया, और उस पर क्या है खेती है वो जो भी उनके पास अनाज होता है उनको क्या बोना वो शुरू कर देते हैं। और जब तक उसमें फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन बना रहता है 2-3 साल 5 साल तक क्या उसमें वो खेती करते रहते हैं। मान लीजिए जंगल का किसी एरिया, ये वाला एरिया, इस पे क्या बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उनको क्या साफ करके क्या करेंगे वहां पर एग्रीकल्चर वो करना शुरू कर देंगे। और तब तक करते रहेंगे जब तक क्या उसमें उपजाऊपन बना रहेगा। और बाद में क्या कर देंगे उसको, जब उपजाऊपन उसका खत्म हो जाएगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जमीन खेती। और बाद में क्या होता है, तो दूसरे एरिया में जाता है वही यही करते हैं, वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको साफ कर देते हैं, जला देते हैं, जला करके फिर वहां खेती करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जनजातीय लोग होते हैं उनके पास है वो इतने संसाधन नहीं होते कि उसके ऊपर वो खाद डालते रहे और उसकी उर्वरकता को क्या बनाए रखे। तो इसलिए क्या वो वहां पर स्थानांतरित कृषि है, जमीन की कृषि है वो करते रहते हैं। उसके बाद है इसमें जो नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट रहता है अरुणाचल हिमालय के बाद में जो पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत है, वो लास्ट इसका पॉइंट है वो रहता है, जिसमें जो उत्तर पूर्वी जो
भारत है उसके हिस्से सम्मिलित है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, आपको दिख जाएगा सही से। तो इसमें भारत के जो नागा पहाड़ी है, मिर्जो पहाड़ी है, वो पाई जाती है। पटकाई बूम है, ये पहाड़ियाँ क्या है यहाँ पाई जाती है। और यहाँ कुछ नदियाँ जिसमें मरवा नदी है ये स्थित है, और इरावती नदी है जो म्यांमार की तरफ बहती है, इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ वो, ठीक है। और ये एरिया डेंस फॉरेस्ट है उससे जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिए, उसमें डायग्राम में दिए हुए, उस डायग्राम को आप अच्छे से नोट आउट कीजिए, उसको रीड आउट कीजिए। और इसके अलावा यहाँ बराक नदी है, वो मेनली है फ्लो होती है, ठीक है। और इस एरिया की जो लेक है वो एक ही लेक है, वो पाई जाती है कॉन्टिनेंटल लोक तक झील, यहाँ की मीठे पानी की झील है, ठीक है। ये यहाँ की मुख्य झील है, वो पाई जाती है। ये हो गया आपका हिमालय के जो हम डिवीजन पढ़ रहे हैं उसका जो प्रादेशिक जो विभाजन है उसका ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट जो हमारा पार्ट था, जो हम उत्तरी मैदान और हिमालय पर्वतमाला, थार मरुस्थल और तटीय है वो आगे बढ़ेंगे। हमने हिमालय का पूरा पार्ट अब कंप्लीट कर लिया है। बुक में से बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है यहाँ, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्ट इसमें जितने थे मैंने आपको बता दिया कि दून क्या होता है, घाटी क्या होता है, ठीक है। और बाकी क्या आप उसमें से रीड आउट है इजीली कर सकते हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। और ये आपका चैप्टर है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कल हम भारत के जो उत्तरी मैदान है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।